आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय क्रेडिट सोसाइटी राष्ट्रीय अधिवेशन का किया शुभारंभ। कहा कि विकसित भारत बनाने में बढ़ चढ़कर योगदान दे। सहकारिता क्षेत्र किसानों को लाभ पहुंचाने और उनकी परेशानियां कम करने में सहकारिता क्षेत्र महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात अहमदाबाद में माटी कला महोत्सव में लिया हिस्सा। कहा कि प्रधानमंत्री ने खादी को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने का किया है काम। खादी का टर्नओवर 3 गुना होने से लाखों लोगों को मिला रोजगार। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक को किया संबोधित। कहा कि अगले 15 दिनों में देश भर में कपड़े की परीक्षण प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला को दी जाएगी मंजूरी। लगभग 6 से 7 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ देश भर में सबसे आधुनिक उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षण सुविधाएं की जाएंगी स्थापित। चक्रवाती तूफान मिचोंग तीव्र होकर मंगलवार को नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र तट को पार करने की है संभावना। चक्रवात के दौरान 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान किया व्यक्त। अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा मेला मैदान दिल्ली में सहकार भारती द्वारा आयोजित क्रेडिट सोसाइटी राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र देश के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बढ़ चढ़कर अपना योगदान प्रदान करे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदार नुमाइंदगी करने वाला संगठन जरूरी होता है और ये विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिनिधियों का सक्षम और सशक्त नुमाइंदगी करने वाला संगठन सहकार भारती है। आज के इस कार्यक्रम में क्रेडिट सोसाइटियों का एक जगह एक उद्देश्य के लिए इतनी बड़ी संख्या में एकत्र होना बहुत महत्वपूर्ण और प्रसन्नता की बात है। तोमर ने कहा कि बिना संस्कार के सहकार नहीं होता और बिना सहकार की उन्नति नहीं होती है। सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में समर्पित सेवाएं दे रही है और इसका उद्देश्य संस्कार से सहकार को आगे बढ़ाना है। सहकारिता का उद्देश्य देश के लिए नया नहीं है। सहकार का भाव हमारी आत्मा में बसता है। पहले गांव में मकान कच्चे होते थे लेकिन संबंध पक्के होते थे। सहकार के भाव के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होता था। आनंद की कमी नहीं रहती थी। आनंद तक पहुंचाने का रास्ता सहकार के भाव से ही निकलता है। सहकार का भाव हमारे संस्कार में होने के बाद भी आजादी के 75 वर्ष बाद ये यात्रा अधूरी है, क्योंकि पहले काम करने वाले नेतृत्व में दृष्टि का अभाव था, नीति नियत की कमी थी। लेकिन आज देश में प्रधानमंत्री जैसा सशक्त नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में ऐसी सरकार काम कर रही है जिसकी दूर की दृष्टि है, पक्का इरादा है और आगे बढ़ने का जज्बा है। प्रधानमंत्री ने पशुपालन, मत्स्य पालन, कौशल विकास और सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाने का महत्वपूर्ण काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को देश भर में खादी के उत्पादों और खादी विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद में आयोजित माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा कि खादी माटी कला महोत्सव एक बहुआयामी विचार है जिसे प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि खादी के विचार को सबसे पहले महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के साथ जोड़कर सबके सामने रखा और इसके माध्यम से बापू ने गरीबी में जीते हुए सभी लोगों को खादी के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। और इसके साथ ही गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की मांग को कम कर स्वदेशी और स्वराज की भावना जागृत कर उसे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। शाह ने कहा कि आज भी खादी का विचार बहुआयामी और बहुउद्देशीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खादी के विचार को न सिर्फ पुनर्जीवित किया है बल्कि इसे आगे बढ़ाकर आम लोगों के बीच पहुंचाकर खादी को लोकप्रिय बनाने का काम किया है। मोदी जी ने समग्र खादी के विचार को, समग्र खादी के प्रकल्प को न केवल पुनर्जीवित किया है, इसको आगे बढ़ाकर
आम लोगों के बीच में पहुंचाकर आजादी के आंदोलन से भी ज्यादा खादी को लोकप्रिय करने का काम हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल के नारे में स्वदेशी और रोजगार दोनों को जोड़ने का काम किया है और बहुत शिद्दत के साथ खादी का जर्जरित पड़ा हुआ आंदोलन एक नए आयामों को आज छू रहा है। केंद्रीय कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में देश भर में कपड़े की परीक्षण प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लगभग 6 से 7 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ देश भर में सबसे आधुनिक उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े उपलब्ध हों। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री के 5F यानी कि फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन यानी कि विदेश तक का जिक्र करते हुए कहा कि भारत टेक्सटाइल वैल्यू चेन में एक प्रमुख स्थान हासिल करने जा रहा है और कस्तूरी कपास उच्च गुणवत्ता का प्रतीक होगा। कोप 28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का संक्षिप्त यूएई दौरा बेहद सफल माना जा रहा है। पीएम मोदी ने दुबई में जारी सम्मेलन के कई सत्रों को संबोधित किया। पीएम ने न केवल जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा, बल्कि इस वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के सरोकारों को भी उठाया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों के पुनर्निर्धारण के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया। वहीं इस यात्रा के दौरान पीएम की कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी हुई। कॉप 28 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी सब पर छाए नजर आए। आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा। इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। प्रकृति रक्षति रक्षिताः, अर्थात प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करता है। हमें नीतियों में, निर्णयों में ये सोचना होगा कि उससे पृथ्वी के हेल्थ कार्ड में ग्रीन क्रेडिट कैसे जुड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए एक नई ग्रीन ग्रोथ स्टोरी लिखने में सफल होंगे। और आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब में गन्ने की स्टेट एग्रीड प्राइस में 11 रुपए की वृद्धि करने की घोषणा की गई है। अब ये 391 रुपए हो गया है। किसानों ने गन्ने की कीमत को 450 रुपए करने को लेकर पिछले दिनों जालंधर में पहले हाईवे जाम किया था और उसके बाद 2 दिन तक रेलें भी रोकी। लेकिन शनिवार को मुख्यमंत्री ने गन्ने की कीमत में मात्र 11 रुपए की वृद्धि की तो किसानों ने इस पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए उनकी मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कीमत को बढ़ाया जाएगा और वे इसकी घोषणा विधानसभा में करेंगे। उधर किसानों ने सरकार की ओर से 11 रुपए की वृद्धि को नकार दिया है। सीएम के इस ऐलान से किसान खुश नहीं है। जालंधर में किसान जत्थेबंदियों ने एक बैठक की और कहा कि सीएम के भरोसे पर जालंधर में धरना हटा लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने शगुन के नाम पर सिर्फ 11 रुपए बढ़ाए। शगुन 21 और 51 का भी होता है। पिछली बार जब किसानों ने संघर्ष किया था तो तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 50 रुपए रेट बढ़ाए थे।
किसानों ने कहा कि 4 दिन के धरने से किसानों का नुकसान हुआ, लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बढ़े सिर्फ 11 रुपए, जो हमें मंजूर नहीं। पंजाब की शुगर मिलें देश भर में सबसे बाद शुरू हो रही हैं और जिससे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। सीएम ने 28 को नया रेट ऐलान करने का वादा किया था, लेकिन आज सिर्फ खाना पूर्ति की गई और इस बैठक में 32 जत्थेबंदियां शामिल हुई। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर गुरदासपुर में बस स्टैंड के उद्घाटन के बाद 400 रुपए से अधिक के गन्ने का रेट और शुगर मिलें चालू करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो किसान फिर से संघर्ष के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 350 से अधिक किसानों पर रेलवे ट्रैक रोकने को लेकर दर्ज हुआ पर्चा सरकारों की नाकामियों का नतीजा है, इन्हें रद्द करना चाहिए। किसानों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री पंजाब में सबसे ज्यादा गन्ने के रेट की बात करते हैं तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि पंजाब में जमीनों का ठेका भी सबसे ज्यादा होने के कारण इनपुट कॉस्ट भी सबसे ज्यादा है। कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि ये ਜਿਹੜਾ 11 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ 21 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ 21 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ 52 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਉਹ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ 21 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਗਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ 11 ਰੁਪਏ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਖੇਤ ਦੀ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਘੱਟਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੇਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। सीएम साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ 400 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो फिर कल दे जिहड़ा नोटिफिकेशन है उस तो बाद की रणनीति होगी, उसदे वास्ते तुरंत मीटिंग सद के। उधर गन्ने की कीमत बढ़ोतरी को भारतीय जनता पार्टी ने खोखला बताया है। पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए मान सरकार से पूछा है कि वो किसानों से किए इस वादे को कैसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इससे पहले भी कई वादे किए हैं, लेकिन राज्य की खराब वित्तीय हालत के कारण पूरा नहीं किया है। देखो जी, जो बताया है इन्होंने कि उस गल से पूरे उतरनगे या इलैक्शन के मद्देनज़र इस किस्म के जोड़े वादे कर रखे हैं, क्योंकि वायदे तो इन्होंने पहले भी बहुत सारे किए हैं। मिल्स के नाल बैठ के प्राइवेट मिल का अजे भी बकाया पे है। सरकार की जी फाइनैंशियल पोजीशन है उन्होंने देखते हुए किस तरह अपने इन्होंने वादों के उत्ते पूरे उतरनगे, क्योंकि इस सरकार की झूठते की पोल हर कदम से सामने आई है। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करती जिदा कितने कोई अजे पता ही नहीं। जिहड़े 1000 रुपये देने का प्रोमिस किया सी वो भी किते नहीं, वो भी लोगों के अंदर इसी तरह कोई घटा पाएंगे। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम पर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र चेन्नई के पूर्व दक्षिण पूर्व से लेकर 450 किलोमीटर दूर केंद्रित है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और तीव्र होकर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का रूप लेने की आशंका है और इसके बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और दक्षिण आंध्र प्रदेश और निकटवर्ती तमिलनाडु तटों से होते हुए सोमवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य पहुंचेगा। फिर मंगलवार को इसके नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र तट को पार करने की संभावना है। चक्रवात के दौरान 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है और इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त करते हुए अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इसके अतिरिक्त विभाग ने राज्य के उत्तरी तटवर्तीय जिलों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। चक्रवात मिचोंग से निपटने के लिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके चलते चेन्नई ग्रेटर पुलिस आयुक्त संदीप रॉय राठौर ने एगमोर में राजरथिनम स्टेडियम का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया।
पंजाब हरियाणा में अक्सर पराली जलाने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन उत्तराखंड के किसान पराली को जलाने के बजाय इसका चारा बनाकर सर्दियों में जानवरों के लिए पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग करते हैं। और उत्तराखंड में पराली के बेहतर उपयोग के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की जिला पंचायत संगठन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्ट से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण की समस्या आम है और प्रदूषण का मुख्य कारण अधिकांश लोग पराली को बताते हैं। लेकिन पराली का बेहतर विकल्प कैसे किया जाए, इसका बेहतरीन उदाहरण है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ पर पराली को न केवल सुखाया जाता है बल्कि उसको बाद में सर्दी में जब बारिश आती है या बर्फ गिरती है उस वक्त जानवरों के लिए एक शानदार चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत संगठन पंचायत राज से संबंधित डॉक्टर प्रदीप भट्ट। आइए बात करते हैं। प्रदीप जी, देश भर में पराली को लेकर चिंता हो रही है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों पर आरोप लगते हैं कि वो पराली जला के दिल्ली में प्रदूषण करते हैं, लेकिन आपके यहाँ पराली जानवरों का सर्दियों में चारा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश को क्या संदेश देंगे पराली के बारे में? देखिए, हमारे उत्तराखंड में जो ये पराली है, जो आप यहाँ देख रहे होंगे कि पेड़ों में टंगी भी आपको दिख रही है, ये जब जो घास हरी घास में मिक्स करके पशुओं को खिलाया जाता है और पशु इसको चाव से खाते हैं। और दूसरा ये जो है सर्दियों में ये आग सेकने के भी काम आता है, इसको जलाते भी हैं इससे जो, और यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होता इससे। यहाँ पे बर्फबारी बहुत पड़ती है। अब जनवरी आने वाला है तो जो ऊंचाई वाले इलाके हैं सब जगह भारी हिमपात होता है और उस समय जो है ये पराली जो है काफ़ी मदद करता है पशुओं के लिए। अगर बात करें पराली की, इसकी कीमत कितनी होती है प्रति गट्ठा या प्रति किलो के हिसाब से? कई किसान इसको बेचते भी होंगे जिनके नहीं है। यहाँ पे आमतौर पर लोग हमारे बेचते नहीं हैं, इसको किसान भाई अपने पशुओं के लिए उपयोग करते हैं कि पराली जैसे निकल गई उसको अपने पेड़ में टांग दिया, उसके बाद जब समय आया उसको निकालते हैं तो कुछ तो उसको जो है घास के साथ मिक्स करके उसको अपने पशुओं खिलाते हैं और ये जो है जलाने के काम भी आता है। तो इसका रेट तो मुझे मालूम नहीं है कि इसका रेट क्या है। अगर कोई बेचेगा तो उसका रेट किस आधार पर तय होना चाहिए ये तो किसान भाई आपको बता सकते हैं। बात करें इसकी पौष्टिकता की और पराली के अन्य उपयोग, तो क्या क्या उपयोग में पराली आती है और कितनी स्वादिष्ट होती है जानवरों के लिए? इसका यह है कि भाई जब पशु खा रहा है उसको तो स्वाद उसको लग ही रहा होगा, क्योंकि पशु बड़े चाव से खाता है। हमारे जो गाय हैं, भैंस है और तमाम हमारे जो अन्य जानवर हैं वो जो है इस पराली को उनके जो हरी घास है या अन्य कोई ऐसी चारा है उसके साथ मिक्स करके, अकेले तो खा नहीं पाता पशु, लेकिन इसको मिक्स करके इसको खाता है, बड़े चाव से खाता है। तो इसकी जब पशु खा रहा है तो इसका मतलब स्वादिष्ट हो रहा होगा और बहुत अच्छा ये इसका उपयोग हो सकता है। मैंने कहा कि इसके और भी बहुत सारे उपयोग हैं जिसको कि किसान भाई अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो जिला पंचायत संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्ट, जिनका मानना है कि पराली बहुत ही महत्वपूर्ण स्वादिष्ट भोजन और जलाने का उपयोगी है। इसलिए पराली के बारे में जो भ्रांतियां दूसरे राज्यों में फैली हुई है वो उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में पराली जानवरों का भोजन और सर्दी में उलाव जलाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज उत्तरकाशी। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली की खेती गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में होती है। वहीं बात कुल तिलहनी फसलों की पैदावार की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है।
जबकि बीते साल इसी दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 60,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 2,55,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,000 टन रहा था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को मालपुरा और विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। वहीं दाहोद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 1 दिसंबर को मक्का का भाव था 2,550 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 2,500 रुपए पर आ गया। हालांकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 दिसंबर को मक्का 2,000 रुपए पर बिका। राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2,580 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2,600 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही विजयनगर मंडी में 1 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2,350 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदों में 100 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो यहां शनिवार को गाजियाबाद मंडी में मक्का का भाव रहा 2,250 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,090 रुपए। अलीगढ़ मंडी में मक्का 2,090 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2,100 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय धान की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही इस समय यहाँ मौसम शुष्क रह सकता है। ऐसे में यहाँ आलू और मटर के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। अरुणाचल में ही खेतों में उचित नमी और तापमान बनाए रखने के लिए पौधों की जड़ों को प्राकृतिक मल्चिंग सामग्री जैसे पराली या फसलों के अवशेष से ढककर रखें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में मटर, तोरिया और सरसों की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी के खेतों में हर दूसरे दिन सिंचाई करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में भी बोरो धान की नर्सरी लगाएं। इसके अलावा यहाँ तोरिया और सरसों की बुआई का काम पूरा कर लें। यहीं जिन किसानों ने अब तक आलू की रोपाई नहीं की है, वे आलू में कुफरी सिंदूरी, कुफरी मेघा जैसी पछेती किस्मों का चयन करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी में बोरो धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। इसके साथ ही यहाँ सरसों और तोरिया के अलावा रबी दलहन जैसे मटर, राजमा, खेसारी, मसूर और तिलहन की बुआई जारी रखें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही इस समय गेहूं की बुआई जारी रखें। इसके अलावा आलू, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी और मूली की रोपाई जारी रखें।
असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाकों में साली धान की कटाई जारी रखें, जबकि बोरो धान की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही मसूर, राजमा, मटर, खेसारी जैसी रबी दालों की बुआई करते रहें। वहीं मेघालय के किसान समय से साली धान की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहां मूली, गाजर, शलजम और मटर की बुआई करें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में रुझानों में भाजपा के बढ़त को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस चुनाव से एक बार फिर से साबित हो गया है कि पीएम मोदी वो नाम है जो देश को एक धागे में बांधता है। पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी नई पहल की है वह वोट की राजनीति से ऊपर उठकर की है। मध्य प्रदेश में भाजपा को जीत मिलने की वजह से देश की आधी आबादी को उनका उचित सम्मान और अधिकार दिलवाना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभात झा ने बताया है कि महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं की वजह से जनता ने भाजपा को जीत दिलाई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने चुनाव पूरी ताकत से लड़ा और उसके परिणाम स्वरूप जनता का ये अपार आशीर्वाद हमें मिला। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं। राजस्थान के जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न मनाया। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 3 दिसंबर के बजाय सोमवार 4 दिसंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि मिजोरम के लोगों के लिए रविवार का विशेष महत्व है और इसी वजह से तारीख में बदलाव किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है। इस दौरान 15 बैठकें होंगी जिनमें 18 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।